स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स। हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं बोर्ड को। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। ध्यान से समझें स्टूडेंट्स इसको। नेशनल इनकम में क्या आता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी जो इनकम होती है उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। उसका जो सम टोटल है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। और जो फैक्टर इनकम है वो किसके द्वारा अर्न होनी चाहिए, किसके द्वारा जनरेट होनी चाहिए? बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। अब इसमें टर्म आई है ये नॉर्मल रेजिडेंट्स, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और दूसरी टर्म आ गई है अकाउंटिंग ईयर। कुल मिला के 3 टर्म्स आई हैं स्टूडेंट्स। देखिए, नेशनल इनकम सम टोटल है फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे, इसको पिछले वीडियोस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स, जो फैक्टर इनकम है दैट मस्ट बी अर्न्ड एंड जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। और थर्ड है इट इज अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है आप स्टूडेंट समझते होंगे। द पीरियड विच बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है इस साल और अगले साल 31 मार्च को जो पीरियड खत्म हो, फिनिश हो, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अब देखिए इस डेफिनेशन में कि जो मेन कंटेंट्स उभर के आए हैं वो क्या हैं। द डेफिनेशन कन्वे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेशनल इनकम की डेफिनेशन से जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चले हैं, देखिए द फर्स्ट वन, देखिए ध्यान से क्या लिखा है? फैक्टर इनकम, यानी नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम। मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम, इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम आती है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स आपके लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड दीज आर ओन्ड बाय हाउसहोल्ड्स। इनकी ऑनरशिप, यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे बिलोंग करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसको देता है, किसको सप्लाई करता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बिजनेस को सप्लाई करता है। और बदले में उनको जो इनकम मिलती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। सेकंड है, देखिए अब हम नेशनल इनकम के कंटेंट्स, उसके जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। यानी नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम। सेकंड, इट इंक्लूड्स इनकम, यानी फैक्टर इनकम अर्न्ड एंड जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। ये समझिएगा इस बात को। अब 2 पॉइंट कौन से आगे? एक तो नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम आती है, और दूसरे नंबर पे दैट इनकम मस्ट बी अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ओनली। तो ये हमारा नेशनल इनकम की एक्सप्लेनेशन और मेन पार्ट हुआ। अब देखते हैं आगे ये फैक्टर इनकम क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फैक्टर इनकम, इनकम अर्न्ड एंड जनरेटेड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसा मैंने अभी बताया, देखिए हमारी जो इकोनॉमी है बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करें, एक तरफ हाउस होल्ड सेक्टर होता है और दूसरी तरफ हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास होते हैं सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए वो रिसोर्सेज चाहिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपने फैक्टर्स किसको देता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट को देता है, जो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। एंड इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज के बदले उनको कॉम्पनसेशन के रूप में, यानी देखिए क्या मिलता है, लेबर को क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, जिसे हम वेजेस बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसिंग यूनिट को जो लैंड दी है उसके बदले क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। हाउस होल्ड सेक्टर ने, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग यूनिट है,
उसको जो कैपिटल दी है उसके बदले वो इंटरेस्ट मिलेगा उनको, और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बदले इनको प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो ये हमारी फैक्टर इनकम होती है स्टूडेंट्स, इनकम अर्नड एंड जनरेटेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये इनकम का फ्लो कहाँ से होता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ इसका फ्लो होता है। अब नंबर 2 पे क्या आता है, देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है, इसको भी समझते हैं स्टूडेंट्स। A normal resident is one, यानी नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? Who ordinarily resides in the country concerned, जो नॉर्मली कंसर्न्ड कंट्री में रहता है। अब हम इंडिया की बात करें, यानी एक नॉर्मल रेजिडेंट वो है जो नॉर्मली इंडिया में रहता है। कैसे? 1 year इज टेकन एज बेस, कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा। द पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यानी हम इंडिया में नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहेंगे? जो इंडियन हो या कोई फॉरेनर भी हो सकता है जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा से रह रहा हो। और इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं दो चीजों को। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है तो उसे कंसिडर नहीं करते, कोई स्टडीज के लिए आया है तो उसे कंसिडर नहीं करते। यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आने वालों को, स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए आने वालों को नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। यानी ये नॉर्मल रेजिडेंट के मीनिंग की 2 बातें आई हैं सामने, देखिए। एक तो वो कंसर्न्ड कंट्री में कम से कम 1 साल तक रहे, और दूसरा जो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी जितनी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन मेन आता है। ये वो उस पर्टिकुलर कंट्री में परफॉर्म करता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कौन कौन होंगे, इसको स्टडी करते हैं। देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया में कौन कौन इंक्लूड होंगे, देखिएगा। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, यानी फॉरेन कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं, जो दूतावास हैं इंडिया में काम कर रहे हैं, उनमें जो इंडियंस हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स। सेकंड, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया में ऑफिस है, उसमें जो इंडियन काम कर रहे हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट में आएंगे। थर्ड, लोकल पीपल यानी इंडियंस वर्किंग इन IMF इन इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ऑफिस इंडिया में है, उसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स में आएंगे। फोर्थ देखिएगा, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियंस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यानी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज में जो काम कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल जापान में जो इंडियन एम्बेसी है, वहां के जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो लगातार हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल वहीं रहें, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। और फिफ्थ पॉइंट देखिए बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स, द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी जो फॉरेन सिटीजन्स हैं अगर वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। लेकिन इन फॉरेनर्स में किसे इंक्लूड नहीं करेंगे, देखिए, अदर देन दोज फॉर स्टडीज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी फॉरेन कंट्री से अगर कोई हायर स्टडीज के लिए आता है, हायर स्टडीज के लिए, या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उनको नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर उनको इलेबोरेट किया है कि फैक्टर इनकम क्या है, फर्दर नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है, इन सभी को हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है नेशनल इनकम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसकी आपको क्लैरिटी हुई होगी, अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी होगी। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।